हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हिंदी की क्लास और हिंदी की क्लास में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो चलो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो लास्ट क्लास थी हिंदी की, उसमें जो आपको मैंने कराया था वो कराया था स्वर के बारे में। तो स्वर के बारे में एक बार आपको बता देता हूं। मैंने इसमें आपको स्वर के भेद के बारे में बताया था, स्वर की संख्या बताई थी। तो मैंने जो आपको स्वर के भेद बताए थे वो चीज क्लियर होगी भाई। हमारे नेक्स्ट क्लास में सारी चीज बता चुका हूं। तो जो अब टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे व्यंजन के बारे में। तो क्लियर है ये चीज। तो आज पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो चलो ठीक है, व्यंजन सबसे पहले समझना कि व्यंजन जो है वो होते क्या हैं। अगर मैं व्यंजन की बात करूं, व्यंजन की डेफिनेशन की बात करूं, तो समझना जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्लियर है चीज। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कै, व्यंजन शुरू होते कैसे भाई। मैंने लिखा कै, ये जब मैं कै लिखता हूं ये है तो व्यंजन, लेकिन इसमें क्या छुपा हुआ है, एक स्वर छुपा हुआ है। वो कैसे समझना, जैसे कै हलंत लगाया प्लस में ए, तब जाके क्या बना, ये पूरा कै बना। यानी कि अगर किसी भी वर्ण के नीचे इस तरीके से डंडा खींचने से हलंत बोलते हैं तो समझ लेना वो वर्ण क्या होगा, अपने आप में आधा होगा। ये चीज क्लियर है कि वो अक्षर क्या है, आधा है। समझना इस चीज को। मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने इसमें क्या किया भाई, कै के में ए जोड़ा, ए जोड़ने के बाद क्या हुआ, पूरा कंप्लीट है हुआ। यानी कि ये जो वर्ण है यानी कि व्यंजन है वो पूरा हो चुका है। क्लियर हुई, डेफिनेशन भी क्लियर हुई होगी और आपको भाई ये चीज समझ में आई हो। उसके बाद अब बात आती है व्यंजन के भेद की। अगर मैं भेद की बात करूं तो व्यंजन के जो भेद हैं वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो याद रखना 3। कौन कौन से होते हैं। जो पहला भेद होता है उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं ऊष् व्यंजन। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं अंसंत व्यंजन। चीज क्लियर है। ये तो है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद 3 होते हैं, ये 3। अगर मैं बात करूं श्वास की मात्रा पर आधारित, श्वास की मात्रा पर आधारित व्यंजन के भेद तो कितने होते हैं, तो होते हैं 2। कौन कौन से। जो फर्स्ट होता है वो होता है अल्प्राण, ठीक है। अल्प्राण। जो दूसरा होता है वो होता है महाप्राण। उसके बाद अगर स्वर तंत्री के कंपन पर आधारित व्यंजन के भेद, तो ये होते हैं 2। कौन कौन से। फर्स्ट होता है सघोष या घोष, और जो सेकंड होता है वो होता है अघोष। तो ये चीज क्लियर है। व्यंजन के आधारित जो व्यंजन के भेद होते हैं, अगर बात है उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, तो हमेशा रखना 3 होते हैं, स्पर्श, ऊष्म और अंसंत व्यंजन। श्वास की मात्रा पर आधारित अल्प्राण, महाप्राण, और स्वतंत्री के कंपन पर आधारित सघोष और अघोष। ये चीज क्लियर है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे
उच्चारण के आधार पर, कि उच्चारण के आधार पर सपर्श व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी मात्रा कितनी होती है, उष् व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इन सब चीज के बारे में। तो चीज क्लियर है भाई। तो चलो जो हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर, सबसे पहले पढ़ते हैं सपर्श व्यंजन के बारे में। उच्चारण के आधार पर सपर्श व्यंजन के भेद। अगर मैं बात करूं सपर्श व्यंजन की संख्या के बारे में, तो ये चीज याद रखना, सपर्श व्यंजन की जो संख्या है वो है 25। वो कितनी होती है? 25। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए कि कुल सपर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा याद रखना कितनी होती है? 27। इसमें 2 ऐड हो जाते हैं, 27। जो ये 2 ऐड होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। क्लियर है? अगर बात आए कुल सपर्श व्यंजनों की, कुल सपर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो क्लियर है, अगर सपर्श व्यंजनों की संख्या 25 और कुल सपर्श व्यंजनों की संख्या 27, जो 2 बढ़ते हैं वो कौन से बढ़ते हैं? उच्छिप्त व्यंजन बढ़ते हैं। तो अब समझना कि जो ये जो ये सपर्श व्यंजन है वो कौन कौन से होते हैं। हिंदी में जो वर्ग होते हैं वो होते हैं 5। हिंदी में वर्ग होते हैं 5। कौन कौन से? फर्स्ट जो वर्ग होता है वो होता है कवर्ग। सेकंड जो वर्ग होता है वो होता है चवर्ग। तीसरा जो वर्ग होता है वो होता है टवर्ग। टवर्ग। चौथा जो होता है वो होता है तवर्ग। पांचवा जो होता है वो होता है पवर्ग। यानी कि हिंदी में वर्ग कितने होते हैं? 5। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 होते हैं। हर किसी वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। हर किसी वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, न्य, ट, ठ, ड, ढ, अना, त, थ, द, ध, ने, प, फ, ब, भ, में। चीज क्लियर है भाई? हिंदी में जो वर्ग होते हैं, वर्ग होते हैं 5। हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5। कौन से 5 वर्ग होते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। क्लियर है? अब यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं? यहां से क्वेश्चन होता है कि भाई इसमें नासिक व्यंजन कौन से होते हैं, या इनमें से किस व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। तो ये चीज समझना। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, याद रखना हमेशा जो अंतिम 5 वर्णों के अंतिम वर्ण, यानी कि 5 वर्गों के अंतिम जो वर्ण है, इन्हें कहा जाता है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाए कि नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा याद रखना 5 होती है। कौन से होते हैं? 5 वर्गों के अंतिम वर्ण। क्लियर है चीज? उसके बाद में समझना भाई, ये तो है 25। अगर यहीं पूछ जाता कुल सपर्श व्यंजन की संख्या 27 में जो मैंने तुम्हें 2 क्षिप्त व्यंजन बताए थे वो कौन से हैं, तो ये याद रखना भाई, जो वो 2 हैं वो हैं ढ, ढ, यानी कि जिनके नीचे बिंदी लगी होती है उन्हें क्या बोलते हैं भाई? उच्छिप्त व्यंजन। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा लिया गया था कि उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन से होते हैं? ड और ढ होते हैं। इन दोनों को विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकसित व्यंजन। अगर पूछ ले जाए कि विकसित व्यंजन किसे कहा जाता है, तो ये है। या कौन कौन से होते हैं? तो ये 2 हैं। क्लियर है चीज? देखिए ना, विकसित क्यों कहा जाता है? ये क्योंकि इस ड और ढ की तरह ही लगते हैं, बस इनके नीचे बिंदे, जिन्हें नुक्ता बिंदी बोलते हैं। चीज क्लियर हुई आपकी भाई?
तो इसलिए इन्हें विकसित व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो मुख के किस भाग से होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में यानी कि जो पहली वाली क्लास थी उसमें बताया था स्वरों के बारे में कि किस स्वर का उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो यहां पर समझना भाई, कवर्ग का उच्चारण स्थान या कै का उच्चारण स्थान या गै का उच्चारण स्थान या घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हमेशा याद रखना कंठ। क्या होता है, कंठ होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं चवर्ग की कि चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हमेशा याद रखना तालु। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। और पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। ये चीज क्लियर है, समझना। मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को। अगर बात आए कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, कैसे कवर्ग और कैसे कंठ याद रखना। कंठ कौन सा भाग होता है, गले का जो ये वाला होता है, जो हमें ये बिंदी सी, ये जो हमें गुठली सी दिखाई देती है वो क्या होती है भाई, कंठ बोलते हैं इसे। क्लियर है। जय, अब तालु भाग कौन सा होता है मुख का, तालु समझना। जयो दांतों के ऊपर मसूड़ा होता है, उससे जो ऊपरला भाग होता है जस्ट मसूड़े से ऊपर का भाग हमेशा क्या कहलाता है, तालु। मूर्धा भाग क्या होता है, तालु से जो पिछला भाग होता है यानी कि ऊपर का भाग वो क्या होता है, तालु होता है। दंत, दांत, ओष्ठ यानी कि होठ। क्लियर है चीज। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमेशा याद रखना छ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में द का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या होगा भाई, दंत होगा। मैं का उच्चारण स्थान क्या है, या तो आपसे पूछेगा मैं का उच्चारण स्थान, मैं कौन सा वर्ण है, तो नासिक व्यंजन है, उच्चारण स्थान पूछा जाए और नासिक व्यंजन ना दे रखा हो तो ये हमेशा याद रखना क्या किसमें आएगा, ये ओष्ठ में काउंट होगा। क्लियर है चीज। बस आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ याद ये रखना है जो हिंदी में मैंने आपको 5 वर्ग बताए हैं, ये वर्ग, हर किसी वर्ग में कौन सा वर्ण आता है ये चीज हमेशा याद रखना बस। यानी कि कौन सा जो वर्ण है वो किस वर्ण के पीछे आता है, इस चीज को याद रखना। बाकी आप एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करोगे। जैसे मैं बात करता हूं, अगर बात आई च के बाद क्या था छ के बाद क्या था जय के बाद क्या था जय, यानी कि बस आपको ये सीक्वेंस अपने दिमाग में इमेज बना लेनी है कि जो भी वर्ण है वो वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, तो समझ लेना आप इसमें कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्योंकि एग्जाम के लिए भाई ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। ये आपके सपर्श व्यंजन हो गए। सपर्श व्यंजन के साथ आपको मैंने आपके इनके उच्चारण स्थान बता दिए, नासिक व्यंजन बता दिए, उच्छिप्त व्यंजन बता दिए, विकसित व्यंजन बता दिए। अब देखना समझना, जो ये वाला वर्ण है, यानी कि जैसे स्कूलों में पहले पढ़ाया जाता था, क्या होता था, पहले पढ़ाते थे कै खे गे घे अनेक खाली, च छ झ झ अनेक खाली, टे ठे ढे ढे ने अनेक खाली, यानी कि क्या पढ़ते थे, अनेक खाली। क्योंकि जो वो टीचर थे वो जैसा पढ़ाते थे बच्चों को वैसे बच्चे बोलते थे, तो क्या उनका मतलब था अनेक खाली। ये भाई अनेक खाली नहीं होती, उनका जो साउंड होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। अनेक खाली का मतलब हम भी खाली, तुम भी खाली और सब खाली, ये चीज याद रखना। तो भाई खाली नहीं रहना है हमें, इस चीज को याद रखो थोड़ा। इसका जो उच्चारण स्थान होता है इसे क्या बोलते हैं, अंगा, ये याद रखना। क्या बोलते हैं, अंगा। क्यों, क्योंकि बच्चे हैं, जो टीचर हैं वो भाई स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, वो कैसे हैं, अब वो सीख के जा रहे हैं उस चीज को, उन चीज को पता है कि कहां पे गलती हो रही है, ये चीज याद रखना। जो ये वाला वर्ण है इसे क्या कहा जाता है, इसको समझना। इसे कहा जाता है न्या और इसे क्या कहा जाता है, अना। ये चीज याद रखना भाई। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये होता है, बाकी दो की तुम्हें पता है, ने और में। क्लियर है ये चीज। उसके बाद में अगर आपसे कभी ये पूछ ले जाए, मैंने अभी आपको बताया था उच्छिप्त व्यंजन इसी सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है, कौन से टे वर्ग वाले में। उच्छिप्त व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान वो होता है वो क्या होता है, वो भी मूर्धा होता है। ये चीज क्लियर हुई आपकी। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब इसी में।
देखिए मैंने उच्चारण के आधार पर पहला क्या बताया था भेद आपको, स्पर्श व्यंजन, दूसरा क्या बताया था, ऊष्म व्यंजन। अब पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4। होते कौन कौन से ये ऊष्म व्यंजन, इस चीज को समझना भाई। से है, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। अब इन ऊष्म व्यंजन में इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है भाई, इस चीज को याद रखना। इस से क्वेश्चन आया था कि इसका जो इस से का उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, याद रखना, जो मैंने आपको भी उच्चारण स्थान बताए थे, मुख्य भाग बताए थे कि पहला हमेशा कंठ, उसके बाद फिर तालु, उसके बाद मूर्धन, मूर्धा के बाद क्या, दंत और ओष्ठ। बस पहले भाग को हटा देना, किसको, कंठ को हटा देना, और बाकी सीक्वेंस से लिखते चले आना। जैसे अगर मैं कंठ को हटा दूं तो भाग कौन सा आएगा, तालु, तालु के बाद मूर्धा, और मूर्धा के बाद क्या आएगा भाई, दंत, और फिर उसके बाद ओष्ठ। तो समझना इस चीज को, जो इस से का उच्चारण स्थान है वो क्या होता है, तालु, से, जीभ देखना कहां जा रही है। इस से का जो उच्चारण स्थान है वो है भाई मूर्धा। तालु के बाद कौन सा भाग बताया था मैंने आपको, मूर्धा। मूर्धा के बाद कौन सा भाग बताया था, दंत। और जो ये है देखिए, है क्या जा रहा है, साउंड बिल्कुल सीधा निकल रहा है, गले में कोई जीभ किसी भाग से नहीं टकरा रही। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, एक ही तरह है बिल्कुल भाई, क्या है, कंठ। क्या है, कंठ से। तो ये चीज क्लियर है। तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको, इस सैसलगम वाले का जो उच्चारण स्थान है तालु है, सैसठ कोण वाले का क्या है भाई, आपका मूर्धा है, सड़क वाले का क्या है, आपका दंत है, और है का उच्चारण स्थान क्या है, आपका कंठ है। ये चीज क्लियर है आपकी। अब आगे चलते हैं, चलिए। तो भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो, एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम में कोई भी ऐसी चीज आए, भली क्वेश्चन कहीं से आए, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हर चीज बताई जाएगी, हर एक चीज। तो एग्जामिनर एग्जाम कैसा भी बनाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो समझना, जो तीसरा भेद बताया था वो कौन सा बताया था मैंने आपको, अंतसत व्यंजन। ये कितने होते हैं, ये भी होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, ये, रे, ले, वे। क्लियर है चीज, समझना इस चीज को। तो अंसंत व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, ये होता है, रे होता है, ले और वे। चीज क्लियर है आपकी। अब ये इनका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होता है, एग्जामिनर इनके बारे में पूछे, क्योंकि मैंने आपको बताया था उच्चारण के आधार पर तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो मैंने जो अभी आपको सीक्वेंस बिल्कुल ऊष्म व्यंजन का बताया था, वही सीक्वेंस यहां रख लेना। वही सीक्वेंस क्या रखना, यहां रखना है। बस एक वर्ण की वो होगी, एक वर्ण की चेंज होगी, बाकी सारा का सारा सीक्वेंस बिल्कुल वही रहेगा जो भी आपको मैंने किसमें बताया था, ऊष्म व्यंजन में। तो ऊष्म मैंने आपको पहला क्या बताया था, यानी कि जो उसका था सैसलगम वाले का था वो कहता है तालु। तो याद रखना, तय का जो उच्चारण, सॉरी ये का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु। रे का उच्चारण स्थान दूसरे नंबर पे क्या बताया था मुख्य, मूर्धा। ले का उच्चारण स्थान दंत, और जो वे का उच्चारण स्थान है वो क्या है, देखिए वे का उच्चारण स्थान क्या है आपका, ओष्ठ। क्लियर है ये चीज आपकी। तो समझना, मैं बता देता हूं फिर से भाई, ये का उच्चारण स्थान तालु है, रे का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ले का उच्चारण स्थान दंत है, और वे का उच्चारण स्थान क्या है आपका, ओष्ठ है। तो ये चीज क्लियर हुई। यानी कि अब आपसे किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ ले तो आप क्या होगा भाई, आप बिल्कुल बता दोगे। अगर किसी बच्चे की समझ में ना आ रहा हो तो भाई कमेंट्स कर दे कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, यहां से नहीं आ रही है, तो उस बच्चे की जो भी परेशानी है उसको जरूर उसका समाधान किया जाएगा। अब यहीं से क्वेश्चन क्या बनता है, अंसंत व्यंजन से क्वेश्चन बनता है कि अर्धस्वर किन्हें कहा जाता है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। तो हमेशा रखना, मैं नोट करके लिख रहा हूं भाई ये चीज। देखिए, जो ये और वह है उसे कहा जाता है अर्धस्वर। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर।
क्लियर है ये चीज आपकी? जो लय है इसे कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। और जो र है इसे कहा जाता है लुंठित व्यंजन या लुष्ठित व्यंजन। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाए अर्धस्वर कौन से होते हैं, सॉरी अर्धस्वर नहीं, अर्धव्यंजन। हाँ अर्धस्वर ही है भाई, ये थोड़ा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है अर्धस्वर कौन से होते हैं, ये और वे। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, ले होता है। लुठित व्यंजन कौन सा होता है, रे होता है। ये चीज क्लियर हुई आपकी। अब आपसे चाहे वो एग्जाम में कुछ भी पूछे उच्चारण स्थान के बारे में कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बता दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड स्वर के बारे में बता दिया, व्यंजन के बारे में बता दिया कि स्वर और व्यंजन का मुख के किस भाग से उच्चारण होता है। क्लियर है ये चीज? तो आई होप आप लोगों को भाई इस टॉपिक से जितनी भी मैंने चीज आपको बताई है वो सारी चीज आपको क्लियर होगी हो। तो आप लोग भाई इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे।